तो स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम। तो लास्ट क्लास में जैसे कि आप लोग को एक इसका एक बैकग्राउंड दे दिया गया था नेशनल इनकम में, जैसे कि नेशनल इनकम या इसका जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं, हमने जैसे कि लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ है। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि अगर आपकी इकोनॉमी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, तो ग्रो कर रही है तो इसको कैसे हम मेजर करेंगे या कैसे समझेंगे कि इकोनॉमी आपकी ग्रो कर रही है ना। तो अब इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं और हमने ये देखा कि एक और अंतर हमने समझा कि ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ये हम लोगों ने सीखा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कि डेवलपमेंट जो है एक तरह से क्या हो गया, रियलाइजेशन हो गया। हाँ आइए, क्वालिटेटिव टर्म्स हो गया। रियलाइजेशन का मतलब हो गया कि आप उसको क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, है ना। और ग्रोथ जो है वो क्या हो गया, एक क्वांटिटेटिव टर्म हो गया, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। मतलब कि इसको आप क्या कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का क्या मतलब हो गया, इसको आप मेजर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, जैसे कि 5% टू 7%, है ना। अब ऐसे क्या हो रहा है कि ये आप 7% क्या है, लास्ट ईयर से अधिक है आपकी, ठीक है ना। तो अब इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, उसमें से जो सबसे जो पॉपुलर इंडिकेटर है उसको बोलते हैं जीडीपी, ठीक है। तो जो नेशनल इनकम हम लोग कहते हैं, तो नेशनल इनकम क्या हो गया कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज आपके हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। अब गुड्स और सर्विसेज जो हो गए, इनका क्या करना है कि इनको मॉनेटरी टर्म्स में, सारे एग्रीगेट गुड्स एंड सर्विसेज को मॉनेटरी टर्म्स में उनको रिप्रेजेंट करना है। इसी को कहते हैं नेशनल इनकम। जैसे कि एक व्यक्ति है, वो उसकी आय क्या है ना। तो आय को क्या कैसे आप मेजर कीजिएगा, कि जैसे कि एक मंथ उसने कोई कार्य किया, ठीक है, उसके बाद से उसको क्या मिलता है, एक सैलरी मिला या रेम्युनरेशन मिला या वेजेस मिला, ठीक है ना। उसको आप क्या करते हैं कि वो उसकी क्या हो गई, एक तरह से इनकम हो गई। और इनकम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप इसको क्या करते हैं, जब इस इनकम को आप सेव करते हैं, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, तो ये आपको क्या ये फॉर्म करके देगा, ये आपको एसेट्स बनाएगा। एसेट्स मतलब संपत्ति। और एसेट्स अगेन, एसेट्स क्या ये करेगा, ये आपको जनरेट करेगा इनकम। समझ में आ रहा है। एसेट संपत्ति किसको कहते हैं, कोई लैंड है, हाँ। तो एसेट्स का एक और डेफिनेशन है कि विच क्रिएट्स ए कांस्टेंट इनकम, वो एसेट्स है। जैसे कि आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, तो लैंड है तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मान लीजिए उस लैंड में व्हीट प्रोड्यूस हो रहा है, राइस प्रोड्यूस हो रहा है, मेज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। मतलब कि फूड ग्रेन्स जो है उसमें प्रोड्यूस हो रहा है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस लैंड से क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। उसको आपके पास तीन ऑप्शन होगा, या तो आप कंज्यूम कर गए खुद। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर जो सरप्लस है उसको आप क्या करेंगे, ले जाके आप कहीं मार्केट में ट्रेड करेंगे, उसको बेचेंगे, है ना। तो जैसे ही आपने ट्रेड किया, व्यापार किया, तो उस गुड्स के बदले में आपको क्या मिलेगा, कुछ भी मोनेटाइज में आपको मिला, मॉनेटरी टर्म्स में मिला। तो ये जो मॉनेटरी टर्म्स में आपको जो पैसा मिल रहा है, ये क्या है, ये इनकम हो गया। तो एसेट्स ने आपके लिए क्या क्रिएट किया, अगेन जनरेट इनकम। और यहां देखिए कि इनकम है, ये इनकम और इसके बाद से जो सर्टेन आपके एक्सपेंसेस हो गए या एक्सपेंडिचर, इसके बाद से ये जो अमाउंट है, इधर यू सेव और इन्वेस्ट, यही तो आपके पास ऑप्शन बचता है। समझ में आना है। जैसे आपके पास मान लीजिए कि आपकी आय है 50,000, 50,000 में जो आपका खर्च है वो खर्च है 40,000।
तो नेक्स्ट जो 10,000 हुआ, ये अमाउंट क्या हो गया, ये आपका सेविंग मतलब सरप्लस हो गया। तो इस सरप्लस को आप क्या कीजिएगा, या तो आप सेव कर रहे हैं, सेव मतलब क्या कि उसको आप बचा रहे हैं, ये ऑटोमेटिक ऐसे भी ये क्या हो रहा है, सेविंग। जिसको मान लीजिए कि अगर एक एक व्यक्ति अगर इस पूरे जैसे कि इकोनॉमी में या जो भी हमारा पॉपुलेशन है वो सेव करे, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोलते हैं हाउस होल्ड सेविंग। समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया, हाउस होल्ड सेविंग। अब ये जो आप सेव किए हुए हैं, अगेन आपके पास क्या ऑप्शन है कि आपको इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करें, तो कहां इन्वेस्ट कीजिएगा, निवेश कहां करेंगे, मार्केट में ही कहीं करेंगे। तो मार्केट में जैसे ही आपने इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर क्या होगा, आपका आउटपुट, कल ही क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, आउटपुट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जैसे ही होगा तो आउटपुट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम कल क्या कह रहे थे, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन, या इसको आप कह सकते हैं, अगर आप ये साधारण शब्द में अगर आप कहिए तो इन्वेस्ट, क्योंकि जैसे ही आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये क्या होगा, कैपिटल को फॉर्म करेगा, अगेन इट विल क्रिएट एन एसेट, और एसेट क्या करेगा, फिर से वो जनरेट करेगा इनकम। तो ये एक तरह का ये कैसा फ्लो बन रहा है, ये एक तरह का आप जिसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो। तो अब जैसे मान लीजिए कि ये हाउस होल्ड हो गया, ठीक है, और यहां कोई बिजनेस फर्म हो गया, ठीक है। तो अब हाउस होल्ड से बिजनेस फर्म, अब इसका क्या है, ये एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब हाउस होल्ड से क्या, ये कंज्यूम करेगा, और ये क्या कर रहा है बिजनेस फर्म, आपको वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या प्रोडक्शन इसका किया, मतलब कि बिजनेस फर्म ने क्या किया कि कोई गुड्स और सर्विसेज को क्या कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो जो प्रोड्यूस करता है इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर। तो फैक्टर प्रोडक्शन के क्या है, फैक्टर्स कोई बताएगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमने बता, हाँ वही लैंड लेबर कैपिटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड लेबर कैपिटल या स्किल, इसको अब इसको समझिए कि जैसे कि प्रोडक्शन के फॉर्म पे जो फैक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये कॉस्ट इसमें इसका क्या है, इंकर्ड है। जैसे आप कोई भी चीज आप बना रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप कृषि के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, तो आप जैसे ही उसमें खेती करते हैं तो उसके लिए उसमें क्या है, कॉस्ट इनकर्ड है। तो कैसे कॉस्ट है, जैसे कि आपने कोई बीज लेकर आए, उसमें फिर खाद उसमें डाले, फिर उसके बाद से आप कोई मान लीजिए कि कोई लेबर कॉस्ट है वो लगा, उसमें ट्रैक्टर से उसकी खेती करवा रहे हैं आप, मान लीजिए कि उसको, ये तो टोटल ये कॉस्ट क्या हो गया, इनकर्ड हुआ, जब तक फसल नहीं होती है, फिर फसल की कटाई, फिर फसल का क्या किया, भंडारण, उसके बाद से उसको ले जाके जब हम मार्केट में क्या करते हैं, तो उसकी मार्केट वैल्यू पता चलती है हमको। समझ में आ रहा है ये, तो मार्केट वैल्यू, तो अब तक क्या था, वो फैक्टर, मतलब कि ये कॉस्ट पे हम लोग थे। ऐसे ही जैसे मान लीजिए कि इसका प्रोडक्शन करना है, तो कोई प्रोडक्शन यूनिट है, फर्म है कोई, है ना, वो क्या कर रहा है, इसको ये बना रहा है। इसको बनाने में क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये अगर प्लास्टिक का है, फिर उसको क्या करेगा, उसको एक सांचे में से बनाना है। तो ये टोटल जो कॉस्ट इनकर्ड है, और जब हम इसको मार्केट में लेके आ जाते हैं, तो ये जो फैक्टर कॉस्ट है इसको हम क्या कहेंगे, ये कांस्टेंट कॉस्ट इसको कहते हैं, कांस्टेंट प्राइसेस और फैक्टर प्राइसेस। मतलब कि जो बनाते समय, मतलब आप ऐसे समझिए कि फैक्ट्री के स्तर पे या प्रोडक्शन के स्तर पे जो हमारा जो खर्च होता है उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। समझ में आ गया। और जब इसको मार्केट में लेकर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा,
मार्केट प्राइस या उसको बोलते हैं करंट प्राइसेस, करंट प्राइसेस और एमपी मार्केट प्राइसेस। और फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट प्राइसेस। या जब आप जीडीपी का मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पिछले वर्ष से या पिछले जो वित्त वर्ष है और इस वित्त वर्ष में, इन दोनों वर्षों में जीडीपी का क्या है, तुलनात्मक जो है, लास्ट ईयर जीडीपी कितना था, इस साल जीडीपी कितना था, तो जीडीपी में कितना इंक्रीमेंट हुआ, ये हम लोग क्या करेंगे, ये मेजर करेंगे, है ना। अब ये क्या हमने किया कि पिछले वर्ष से हम ये तुलनात्मक करें। अब या तो कांस्टेंट प्राइस पे जब हम देखेंगे तो एक हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं बेस ईयर। बेस ईयर मतलब कि एक स्टैंडर्ड हमने एक बेस ईयर बना लिया, उस बेस ईयर की उसके रेस्पेक्ट में आज हमारी स्थिति क्या है, समझ में आ रहा है। एक रेफरेंस पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्राइसेस। जैसे 2011-12 उसके रिस्पेक्ट में आज जो है जीडीपी क्या स्थिति, समझ में आ रहा है। तो कुछ कमोडिटी अगर मान लीजिए कि आप ऐसे समझिए कि 2011-12 में जो 10,000 रुपया था उसमें बहुत आसानी से जो है सो खर्च हो जाता, मतलब निकल जाता था एक्सपेंसिव। 2024 में उतना ही स्टैंडर्ड और वही मेंटेन करने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, 15 से 17,000। तो आप क्या कह रहे हैं कि जो एक्सपेंसेस के टर्म्स में जब आप एक रिलेटिव, जब आप तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो उसको क्या बोले, कांस्टेंट ईयर। अब इसी को अगर हम करंट प्राइस पर देखेंगे कि मार्केट प्राइस पर कि लास्ट ईयर और अभी क्या उसकी स्थिति है, तो उसमें हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन की उसमें फैक्टरिंग हो गई, समझ में आ रहा है। जब भी मार्केट प्राइस में होगा तो इन्फ्लेशन भी जो है, जैसे कि आपका नॉर्मल जो डिमांड एंड सप्लाई होता है, तो इंस्टेंट डिमांड एंड सप्लाई, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि जैसे एग्जाम वाला जो सीजन होता है, बहुत आसानी से आप लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे। उस समय में जो होटल प्राइसेस होता है वो क्या होता है, बहुत हाई रहता है। लेकिन ये जो है एक कब तक का ये फेनोमेनन है, ये कितने दिन तक रहेगा, मतलब कि 24 घंटा अधिक से अधिक, ठीक अगले दिन जैसे एग्जाम खत्म हो जाएगा वो प्राइस क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल प्राइस पे आ जाता है। तो ये जो फेनोमेनन है इसको क्या कहेंगे कि ये करंट प्राइसेस है ना, करंट प्राइसेस। करंट प्राइसेस मतलब मार्केट प्राइसेस। तो मार्केट प्राइसेस में क्या जुड़ा हुआ है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति इसको कहते हैं। और इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं, जनरल हाइक इन प्राइस लेवल या जनरल राइज इन प्राइस लेवल, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए हाउस होल्ड जो सेविंग किया, तो हाउस होल्ड सेविंग्स, हाउस होल्ड इनकम, ये जो भी है तो ये क्या करेगा, ये कंज्यूम करेगा। और क्या कंज्यूम करेगा, जो बिजनेस फॉर्म जो है गुड्स और सर्विसेज दे रहा है उसी को आप कंज्यूम कीजिएगा, या तो फूड कंजम्पशन होगा या किसी भी तरह का आपका जो खर्च होगा। तो आपने ये क्या किया, तो ये यहां से अब जो आप कंज्यूम करेंगे तो ये बिजनेसेस के पास क्या गया, फर्म्स के पास ये गया, क्या पैसा कहां गया, इधर फ्लो हुआ। तो अब यहां फ्लो हुआ, अब इसको ये क्या करेंगे, ये इन्वेस्ट करेंगे फिर से ये क्या करेंगे, एक नया जो है ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर उस प्रोडक्ट को आप क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम करेंगे, अब कंजम्पशन कई तरह का होगा। तो अब इसमें मान लीजिए कि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी अगर है, अगर आप कहीं कार्य कर रहे हैं तो कार्य कर रहे हैं तो आपको काम करने के बदले में क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा, तो इनकम मिला। तो जैसे ही आपका इनकम अगर है तो इस इनकम के पास आपके पास क्या ऑप्शन हो सकता है कि सबसे पहले आप कंजम्पशन, तो कंजम्पशन आपका क्या हुआ, वो इंक्रीज हुआ जब आपका इनकम अगर बढ़ रहा है तो, ठीक है, इनकम आ रहा है। और इनकम में जो आपने कंजम्पशन किया, तो इस इनकम में से आपने क्या किया, एक्सपेंसेस। इस एक्सपेंसेस को अगर हम आपके इनकम से क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास जो बचा उसको क्या कहेंगे, इनकम माइनस
एक्सपेंसेज इक्वल टू सेविंग्स, ठीक है। और ये सेविंग्स अगेन कहां ये जा गया, इन्वेस्टमेंट, निवेश हुआ ना, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे कि जो आपने बचत किया तो आप किस तरह से बचत करते हैं, या तो कुछ सर्टेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जैसे आपने क्या किया, बैंक में आपने सेविंग किया, गोल्ड में आपने सेविंग किया, और क्या, लैंड के कॉन्टेक्स्ट में आपने ये क्या किया, सेविंग किया, या किसी भी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपने क्या किया, सेव किया। तो ये जैसे ही आप सेव कर रहे हैं तो ये सेविंग क्या हो जा रहा है, ये इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, और इन्वेस्टमेंट जब भी होगा तो फिर से क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो ये एक सर्कुलर फ्लो जिसको कहते हैं, कि बिजनेसेस के पास जा रहा है, फिर बिजनेसेस से हाउस होल्ड के पास जा रहा है। तो अब जैसे कि जो कहते हैं ना कि टर्नओवर का क्या मतलब होता है, तो साइक्लिंग, जैसे कि ये हो गया, यही टर्नओवर हो गया, समझ में आ रहा है, टर्नओवर क्या, कितना फ्लो हो रहा है, कितना ज्यादा फ्लो हो रहा है। तो जैसे कि जो टर्नओवर है, जैसे कि आपके यहाँ मान लीजिए कि 50,000 रुपए का कोई, आप मान लीजिए कि आपकी कोई शॉप है, तो 50,000 का क्या हुआ, आपके पास कोई परचेजिंग हुआ, मतलब कोई आपके यहाँ से गुड्स जो है खरीदा, और 50,000 आप भी तो कहीं से कोई सामान लेके आ रहे हैं ना, और आप सेल कितना का कर रहे हैं, 50,000 का, 50,000 का, तो टर्नओवर कितना हो गया, जीरो कैसे होगा, जीरो कौन बोले हैं, आप बोले हैं जीरो, जीरो कैसे हो गया, प्रॉफिट की तो बात ही नहीं, प्रॉफिट तो तब आएगा जब हम बोलेंगे कि कॉस्ट इतना लगा। प्रॉफिट किसको कहते हैं, कि अब प्रॉफिट तो अभी ना पता है आपको, कि हमने मान लीजिए कि कोई कृषि कार्य किया, 10,000 रुपये उसमें लागत है मेरी, 15,000 रुपए का हमने अनाज बेच दिया, तो 5,000 क्या हुआ, वो प्रॉफिट हुआ। टर्नओवर के बारे में बात करेंगे, 1 लाख टर्नओवर हुआ, बात समझ में आ रहा है, कि 50,000 कैसा आया, 50,000 जा रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ये टर्नओवर है, मतलब कि इतना ज्यादा आपने जो है, आपका जो एक्टिविटी है, इसलिए जो है, जैसे कि आप देखिएगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम लोग जो कह रहे हैं, तो अब ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और जब इसको आप प्लस कर दीजिएगा, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट को, तो ये क्या हो जाए आपका, फॉरेन ट्रेड या मर्केंटाइज ट्रेड, है ना, मतलब आपके पास ट्रेड एक्टिविटी हो रही है कि नहीं। अगर ट्रेड एक्टिविटी नहीं हो रही है, अगर आपकी इकोनॉमी ये है, मतलब देर इज नो ट्रेड, इसका मतलब क्या है, आपकी इकोनॉमी क्या हो गई, क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। इफ देर इज नो ट्रेड, इफ देर इज नो फॉरेन trade, it means that it is a closed economy. Now it is a closed economy. समझ में आ रहा है, नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के अंदर जीरो हो गया, तो यही केस हम कुछ नहीं बोल रहे, आप एक बार जो बोले उसी को ध्यान पूर्वक सोचिए, समझ भी गए, थोड़ा सा चिंतन कीजिए, आप क्या बोल रहे हैं, नहीं वो तो आप बोले, सब कुछ सुन लिया, सब लोग समझ भी लिया, और सोचिए उसका, उसकी विवेचना कीजिए, इंटरप्रिटेशन, किसमें, आज के डेट में थ्योरेटिकली कह सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकली मुश्किल है, कर भी सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी मतलब छोटी छोटी कंट्रीज हैं, लेकिन आज के रेट में नहीं, ग्लोबल, इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में मुश्किल होगा।
नहीं तो आप एक्सपैंड नहीं कर पाइएगा ना, एक्सपेंशन भी तो जरूरी है ना। आप जो वर्ल्ड की जो थर्ड और फिफ्थ जो है इकोनॉमी बने, थर्ड बने, फिफ्थ परचेजिंग पावर, और इसमें आप बने हैं पांचवा, कैसे बने? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ओपन नहीं होते तो आप होते ही नहीं, ये थ्योरेटिकल पोजीशन है ये। हाँ, समझे मतलब, कैसे तो समझाइए हम लोग को। सेम केस हो जाएगा क्लोज इकोनॉमी, नेट एक्सपोर्ट जीरो होगा या जीरो होगा तो सेम केस बनेगा। ये क्या कह रहे हैं समझ में आ रहा है? इनका कहना है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, या तो ये अगर जीरो हो जाए, या एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये जो है इंपोर्ट अगर ज्यादा हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये डेफिसिट हो गया, यही ना? तो ये कह रहे हैं कि ये हो जाएगा आपका क्लोज्ड इकोनॉमी, यही कह रहे हैं। सिमिलर टू, चलिए वो भी लिख देते हैं आपकी बात, सिमिलर टू क्लोज्ड इकोनॉमी। ग्रोथ फैक्टर से मतलब नहीं है, अभी टर्नओवर आपको हमने बताया कि 50,000 रुपया आप खरीद रहे हैं, 50,000 बेच रहे हैं, आपको प्रॉफिट लॉस इस पे तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नहीं। जैसे आप ऐसे ही सोचिए कि भाई देखो कितना पैसा कमा लिया, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो साफ क्वेश्चन है कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं? नहीं, मेरा दोस्त विधायक बन गया, हम यही रह गए, तो आप पॉलिटिकल एक्टिविटी में आपका इन्वॉल्वमेंट है? द आंसर इज नो। तो जब है ही नहीं तो आप कहां से बनिएगा विधायक? जब आप है ही नहीं है तो ट्रेड कहां से कीजिएगा? ये क्लोज इकोनॉमी नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? यहां आप कह रहे हैं y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, इसका मतलब है कि देर इज नो फॉरेन ट्रेड। समझ में आ रहा है? कोई फॉरेन ट्रेड नहीं हो रहा है। यहां आप कह रहे हैं कि ट्रेड हो रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट एक्टिविटी कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, पैसा जो है ज्यादा बाहर जा रहा है। दूसरी बात आप क्या करें कि एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सवाल है कि एक्टिविटी हो रही है कि नहीं, इस पे हम ये डिटरमाइन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि ये जीरो हो गया। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि जितने बिजनेसेस हैं, तो बिजनेस वो क्या कर रहा है, वो कुछ काम कर रहा है, उसको आप बेरोजगार नहीं कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि उसका बिजनेस अभी लॉस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति जो है, जिसका बिजनेस, अगर अधिकांश लोग का नेगेटिव में ही जाएगा, जिसका नेगेटिव में जा रहा है बिजनेस, इन सब लोग को हम अनएम्प्लॉयड कह दें, या अनएम्प्लॉयड जो है ये ज्यादा बेहतर पोजीशन हो गया। कैसे ज्यादा बेहतर पोजीशन हो गया कि कम से कम इसके ऊपर कर्ज तो नहीं है। नहीं भी तुलना कर सकते हैं, एप्पल को एप्पल के साथ तुलना कीजिएगा ना। समझ में आ रही है बात? यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं हो रही है, ट्रेड ही नहीं हो रहा है। जैसे एक गुड गवर्नेंस है और एक बैड गवर्नेंस है, एक है एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस। हाँ, वहां पे शासन है ही नहीं है। और एक को क्या कह रहे हैं कि गवर्नेंस है लेकिन क्या अच्छा है, एक जगह क्या कह रहे हैं बुरा गवर्नेंस है लेकिन है। समझ में आ रहा है ना? ये वही बात ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या थी, नो फॉरेन ट्रेड। तो जब ट्रेड ही नहीं हो रहा है तो ये हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डोमेस्टिक डिमांड है, मतलब जो घरेलू, जो यहाँ पे जो डिमांड है, इसको फुलफिल करना, ये जो है डोमेस्टिक डिमांड को कौन फुलफिल कर रहा है? जो डोमेस्टिक आपके गुड्स हैं, जो आपके सर्विसेज हैं, जैसे कि पटना, तो शहर अगर पटना है, इसकी जितनी जरूरतें हैं, अगर पटना ही फुलफिल कर दे रहा है, इनके जितने गुड्स चाहिए, जितने सर्विसेज चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो सकता है क्लोज इकोनॉमी की तरफ। इंडिया की सारी जरूरतें अगर इंडिया में ही अगर आपको ये मिल जाए, आपको बाहर व्यापार करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये थ्योरेटिकल पोजीशन है। प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है कि आप अगर देखिए, तो अगर हम इसी शहर की बात करें तो ये खाने पीने की वस्तुओं पर किस पर निर्भर है? आसपास के गांव पर। अगर वो कल से, अगर कल ही अगर वो कह दें कि नहीं हम यहाँ पे सब्जी नहीं भेजेंगे,
हम यहाँ पे जो अन्न नहीं बेचे, तो ये आपका कैपिटल सिटी है, इसकी निर्भरता कहाँ है, उन पे है। और आप क्या कर रहे हैं, आपके पास पैसा है क्योंकि आप कैपिटल, तो आप ये क्या कर, यही तो सर्कुलर फ्लो बताना है आप लोग को। ये पैसा कहाँ गया, वहां गया गांव पे, और बदले में क्या है, फूड, शेल्टर, क्लॉथ, ये तो चाहिए आपको ना। तो खाने पीने पे भी आप आश्रित हैं, किस पे, गांव पे। लेकिन वो क्या है, वो सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है, कम से कम जो बेसिक नीड्स है वो, जो विलेजेज है, जो रूरल, इसीलिए तो रूरल इकोनॉमी बना ना। जो रूरल या फिर जो विलेजेज है, ये सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट। तो हर गांव जो आपकी क्या है, अपने आप में एक अर्थव्यवस्था बन सकती है। जो लोकल जो सेल्फ, यही तो गांधीयन फिलोसफी था ना। वो क्या कहते थे कि गांधीयन स्वराज किसके बारे में, कि गांव को इनकी अर्थव्यवस्था जो है, जैसे गांव में आपकी जरूरत की क्या चीज है, अन्न, अन्न का उत्पादन आप कर ही रहे हैं। अब आपको वहां पे, आप किस वजह से अर्बन मतलब शहरों में आते हैं, तो या तो आपको अच्छी शिक्षा चाहिए, ये अगर व्यवस्था वहां कर दी जाए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, ये भी व्यवस्था वहां पे आपको कर दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, ये सब कुछ है, तो कोई करने क्या आएगा पटना, सिंपल एक क्वेश्चन। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको ज्यादा वहां पे अर्निंग, ज्यादा वहां पे, वहां की जो नीतियां हैं वो किसको सपोर्ट कर रही, बिजनेसेस को, बिजनेस हाउस को। अगर आप देख रहे होंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या है, इंडिया भी डे बाई डे उसमें, यहाँ पे भी अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करने लगे बिजनेसेस को या बड़े हाउसेस को, कोई क्या करने जाएगा यूएसए, यूएसए के लोग यहाँ आएंगे। और आप देख भी रहे होंगे, अभी रिसेंटली आईपीएल जो खत्म हुआ है, आईपीएल में कहाँ के प्लेयर, बाहर के प्लेयर जो अपना कई सीरीज छोड़ के आते हैं, क्यों, क्यों, पैसा ही कमाना है। तो समझ में आ रहा है ये चीज ना। तो ये वही चीज कहा जा रहा है कि ये सर्कुलर फ्लो जो है, तो जितना जो गुड्स और सर्विसेज है, उसको किस कॉन्टेक्स्ट में आपको प्रेजेंट करना है, तो ये मॉनेटरी टर्म्स में, इसी को नेशनल इनकम कहते हैं। इस नेशनल इनकम के जो एग्रीगेट्स हो गए या फिर अदर्स जो कंपोनेंट हो गए, उसमें आपको मेजर करने के, एक कहते हैं जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ये हो गया। अब इसमें ये समझिए, जीडीपी आप समझ रहे हैं कि ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस विद इन द टेरिटोरी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, इसको क्या बोले, ग्रॉस डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये देखिए ग्रॉस नेशनल, ये क्या कहते हैं। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे ऐसे लोग जो यहाँ के हैं। अब ये समझिए डोमेस्टिक, इसमें क्या हमने वर्ड यूज किया, सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन योर टेरिटोरी, तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, डोमेस्टिक। ठीक है, हमको एक क्वेश्चन, ये उसका आंसर आप लोग कीजिए कि जो एक्सपोर्ट है, ये जीडीपी में इंक्लूड होगा कि नहीं। हम्म, हाँ तो क्यों, नो तो क्यों। प्रोड्यूस किया हुआ बाकी चला गया। और कोई, ये जीडीपी में आएगा, और यही एक्सप्लेनेशन है जो ये लोग दे रहे हैं कि ये प्रोड्यूस कहाँ है, इंडिया में। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि इसको हम बेच रहे हैं इंडिया के बाहर, निर्यात कर रहे हैं, तो बेचेंगे तो पैसा कहाँ आएगा, इंपोर्ट नहीं है। यही क्वेश्चन हो सकता है आप लोग का एग्जाम में, और उस समय ये नहीं दिमाग में था। तो अब जैसे जीडीपी को आप क्या कहते हैं कि ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज,
प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटोरी। तो विद इन द टेरिटोरी में आपने क्या किया, इसीलिए जो जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है मेक इन इंडिया, वो क्या कह रहा है कि आप आइए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। तो मैन्युफैक्चरिंग कीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए। तो मैन्युफैक्चरिंग कीजिएगा तो प्रोडक्शन कहां होगा, इनसाइड विद इन योर टेरिटोरी और ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। इससे क्या होगा, आपका जीडीपी जो है वो बढ़ रहा है। क्लियर है ना। तो एक्सपोर्ट, और ऐसे भी जो हमने ये आउटपुट वाला जो इक्वेशन बताया था उसमें क्या बताया था, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। एनएक्स क्या है, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इंपोर्ट को हम क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। इंपोर्ट को जब हम हटा देते हैं तो नेट एक्सपोर्ट है वो क्या है, वो आपके जीडीपी को बढ़ाएगा। क्लियर है ना। आउटपुट का इक्वेशन हमने क्या लिखा था, यही तो लिखा था, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। एनएक्स मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इंपोर्ट को हम हटा देंगे, एक्सपोर्ट को। एक्सपोर्ट वाला जो भी कमोडिटी या गुड्स और सर्विसेज सब कहाँ है, विद इन योर टेरिटोरी, आपके अपने टेरिटोरी में है। अपने टेरिटोरी में तो एक्सपोर्ट इज इंक्लूडेड इन जीडीपी, पहली बात। दूसरी बात आप समझिए कि मान लीजिए कि जैसे कि घर में आप देखिएगा कि बहुत सारी जो है महिलाएं कार्य करती हैं, गृहिणी लोग है ना, हाउसवाइफ्स लोग हैं, उनको सैलरी नहीं मिलती, नहीं मिलती है ना। मिलता होगा तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं मिलता है। तो नहीं अगर मिलता है तो ये जीडीपी में जो है ये कैलकुलेट होगा कि नहीं, ऐड होगा कि नहीं, उनका क्या। हम्म हाउस वाइफ का कौन सा चीज मार्केट में जाता है, रोटी सब्जी चावल दाल खाना बन रहा है, तो बिजनेस में हो गया। तो पहले ही हम बोले हाउस वाइफ घर में जो गृहिणी जो बना रही है, यही तो पहला क्वेश्चन है। तो काम करेंगे तो जीडीपी में बढ़ाना, छोटा मोटा आप काम कीजिए तो सही। आप यही बना रहे हैं कि टिफिन बना के हम जो दूसरे जगह ले जाके देंगे, तो वो काम हुआ, उसमें क्या मिल रहा है, पैसा मिला। बाद में धीरे धीरे वो छोटा बिजनेस आपका बड़ा बिजनेस हो जाएगा। ये एक अच्छा स्टार्टअप भी है। तो ये इसमें क्योंकि वो नहीं काउंट होगा, इस चीज को समझिए कि हाउस वाइफ जो है इवन, या फिर ये आपको ये जीडीपी का एक सबसे बड़ा एक क्रिटिसिज्म भी है। कैसे कैसे क्रिटिसिज्म है, सोचिए थोड़ा सा। वही तो, जो काउंट नहीं होता है तो ये जीडीपी का क्रिटिसिज्म है ना। अगर वो सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, तो उस सर्विसेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए। बात समझ में आ रहा है। उस सर्विसेज को अगर आपको अवेल करना है तो आपको क्या करना होगा, किसी को हायर करना होगा, आपको सैलरी देनी होगी। तो आप समझिए कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी में, वो नहीं कैलकुलेट किया जाता। नहीं समझ में अभी तक, कैसे आ गया, समझ रहे हैं कि नहीं। तो सर्विसेज वो है, लेकिन हाँ इन्वॉल्व नहीं है, वो जीडीपी में वो नहीं करते। लेकिन अगर उनको उसी कार्य के बदले में अगर आप उनको 500 रुपी भी आप दे रहे हैं, जो कि 500 रुपी बहुत कम होगा, नहीं के बराबर, तो वो 500 रुपी जो है जीडीपी के कैलकुलेशन में कि जीडीपी बढ़ेगी। क्लियर हो गया। तो अब सर्विसेज में ये भी आपको क्वेश्चन जो है ये आ सकता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्रिएट करके। तो ये क्या है, ये डोंट, मतलब ये इंक्लूड नहीं होता आपके जीडीपी के कैलकुलेशन में। ठीक है। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि जो आपके नेशनल्स हैं इनके द्वारा। तो अब कई लोग जो है नॉर्मल रेसिडेंट्स जो है वो जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि बाहर के लोग जो है यहाँ कार्य कर रहे हैं और आपके यहाँ के लोग भी क्या कर रहे हैं, बाहर जो है वो कार्य कर रहे हैं। तो वो अगर मान लीजिए कि फंड्स यहाँ पे भेज रहे हैं और यहां से जो पैसा ड्रेन करके इन दोनों को हमने क्या किया, ऑफसेट कर दिया। ऑफसेट मतलब कि इन दोनों को हमने क्या किया, एडजस्ट कर दिया
कि जो आपके नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं वो अगर पैसा यहाँ पे आ रहा है तो कहाँ है, इस टेरिटोरी में, तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जीएनपी। एनडीपी क्या होता है बताइए? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब भी इकोनॉमिक पैरेलेंस में या अकाउंटिंग पैरेलेंस में वर्ड नेट आए और वर्ड ग्रॉस आए, तो जब भी आपको ग्रॉस से नेट पर आना है तो डेप्रिसिएशन को क्या कीजिएगा, आपको सब्ट्रैक्ट करते हैं। और डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक वियर एंड टियर, मतलब कि कोई भी चीज है उसका ह्रास हो जाना। जैसे कि आप कोई मशीन खरीद रहे हैं, कोई आप मान लीजिए बाइक खरीद रहे हैं, तो बाइक आप खरीद के आए, उसकी जो है कीमत है 50,000 रुपए, और ठीक 6 मंथ के बाद से या 2 मंथ के बाद कितना हो जाए, उसकी वैल्यू जो है वो। तो ये जो है डिप्रिसिएशन को जब आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो क्या मिलता है आपको, नेट। अब आ जाइए एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये क्या है कि ये फैक्ट्री प्रोडक्शन के लेवल पे, इसी को कहते हैं आपको नेशनल इनकम। कि फैक्टर कॉस्ट मतलब कि जो फैक्ट्री के लेवल तक जो आपका है प्रोडक्शन के लेवल पे, वो आपका हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है कि जो फैक्टर इनकम बाई अब्रोड जो है उसको क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो नेशनल्स है उनका क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद से हो जाएगा मार्केट प्राइस या करंट प्राइस। तो इस मार्केट प्राइस में क्या जुड़ा हुआ है, इन्फ्लेशन। ठीक है, अब इसको ये एक चीज समझिए कि जब भी ग्रॉस से नेट पर आए तो क्या आपने किया, डेप्रिसिएशन को हटाए, और जब आप नॉमिनल में से इन्फ्लेशन को ऑफसेट करते हैं तो आपको मिलता है रियल। जैसे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। तो इन्फ्लेशन क्या हो गया, मुद्रास्फीति, जो आपकी महंगाई होगी, है ना। तो महंगाई, मुद्रास्फीति मतलब कि आपका जो प्राइस है 10 रुपया, कल इसका दाम कितना हो गया, 12 रुपया। तो ये 2 रुपया जो गया, ये क्या हो गया, इन्फ्लेशन या महंगाई। तो नॉमिनल जीडीपी में से जब आप इन्फ्लेशन को हटाएंगे, जब भी अकाउंटिंग पैरेलेंस में रियल जहां वर्ड आ गया, तो जैसे कि पर कैपिटा रियल इनकम की हम बात करते हैं, तो पर कैपिटा रियल इनकम में क्या हो जाएगा, पर कैपिटा रियल इनकम। तो ये वर्ड जो रियल है, ये क्या कह रहा है, इसमें इन्फ्लेशन हैज टू बी एडजस्टेड। क्लियर हो गया, इन्फ्लेशन को क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो अब नॉमिनल जीडीपी जो हो गया आपका, रियल जीडीपी, ये जो होता है इसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, ये क्या हमने परसेंटेज का। तो अब इसमें ये जीडीपी डिफ्लेटर मतलब क्या, जो इन्फ्लेशन जो आपका है, ये भी एक क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है आपके नेशनल इनकम या इसको मेजर। तो ये जितना हम लोग ये जो देख रहे हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपीएट मार्केट प्राइस, ये सब जो है ये कलेक्टिवली ये क्या कहलाते हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, है ना। नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम को क्यों मेजर किया जाता है, इवेलुएट करने के लिए, एसेस करने के लिए, कोई पॉलिसी आपको बनानी है फ्यूचर में, उसके लिए पता तो चले कि जैसे कि आप अपनी कोई भी नीति कैसे बनाते हैं, या कोई लाइफ में कोई इकोनॉमिक प्लानिंग आपको करना है, तो आप कैसे करते हैं, भाई मेरा इनकम कितना है, कितने एक्सपेंसेस हैं, कितनी सेविंग्स है। अगर इस तरह से हम कार्य करें और थोड़ा सा अगर इंक्रीमेंट हो 5 ईयर डाउन द लाइन, हम कहाँ पहुंचेंगे।
ठीक उसी तरह एक राष्ट्र भी, एक नेशन भी क्या करता है, अपने इनकम को नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के ये तहत इसके साथ क्या करेगा, ये इवेल्युएट करेगा, पॉलिसी बनाने में आसानी होगी, है ना। जैसे कि जीडीपी, अगर आपकी जीडीपी इंक्रीज करेगी तो आप क्या करेंगे, जो बजट जो आप ये जो आर्टिकल 112 में भी रिसेंटली आप लोग पढ़े हैं, उसके लिए क्या हो जाएगा, बजट। तो बजट जो है आपको, या कोई और पॉलिसी बनानी है, इसके लिए क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी, है ना, वो पूरा प्लान करने में। कोई क्वेश्चन अभी तक आप लोग का इससे रिलेटेड तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। यानी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं, नहीं, अब समझ में आ रहा है, दो ही केस में क्वेश्चन नहीं हो सकता है। अच्छा बताइए, एक और टर्म होता है ट्रांसफर पेमेंट, क्या होता है ये, सुना आप लोगों ने बोल दिया? बताइए, ये दोनों वर्ड तो काफी पॉपुलर है, ट्रांसफर सुना ही होंगे, पेमेंट सुना ही होंगे, यूपीआई। और ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई असिस्टेंस किसी तरह का गवर्नमेंट अगर दे रही है, या इसके अंतर्गत अगर मान लीजिए कि वो आपको स्टाइपेंड देती है, स्कॉलरशिप देती है, स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड, या जैसे आपको मान लीजिए सब्सिडी देती है, ये जीडीपी में ऐड होगा कि नहीं? हम्म, नहीं ऐड होगा, ये असिस्टेंस है, ये इससे इसमें आपने कोई प्रोड्यूस नहीं किया। अब ये भी एक तरह का, जैसे कि ट्रांसफर पेमेंट भी, पेंशन अगर आपको दिया जा रहा है, ठीक है, और वो जो पैसा आ रहा है वो आपका इनकम, हालांकि पेंशन को भी सुपर एनुएशन फंड कहते हैं, है ना, अकाउंटिंग टर्म्स में अगर उसको आप देखिएगा, लेकिन पेंशन भी मान लीजिए कि ये कांस्टेंट अगर आपके पास है, तो एक तरह से क्या है, वो इनकम ही है। ये ट्रांसफर पेमेंट इनकम नहीं होता है, समझ में आ रहा है। जैसे कि दो, अगर आपकी हमको मदद करनी है तो दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आपका हमने क्या किया कि कहीं कहा कि आप इस जगह चले जाइए, इस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में आप नौकरी कीजिए, और आपको जो है वो कितना, बहुत मान लीजिए कि बहुत कम ही सैलरी दे रहे हैं, वो 10,000 रुपया। दूसरा है कि आपको हम क्या कर रहे हैं कि 10,000 रुपया जो है आपको कैश के रूप में मदद कर रहे हैं कि आप ले लीजिए, ये हमने, ये क्या हो जाएगा, एक तरह से गिफ्ट कह लीजिए, या किसी भी तरह का ये सिस्टम। इसमें से जीडीपी में कौन कैलकुलेट किया जाएगा, या किसका ये जीडीपी में जो है सो ये कैश दिया जाएगा, वो जीडीपी उससे बढ़ेगा। हम्म, हाँ, तो उसमें क्या होगा, है सैलरी, तो सैलरी जब हम वेतन काम कर रहे हैं, इसमें ये असिस्टेंस तो ये नहीं हुआ, समझ में आ रहा है ना, अमाउंट सेम है, उससे फर्क नहीं है। लेकिन जैसे अभी हमने क्या एग्जांपल दिया था कि घर में जो है गृहिणी या हाउस वाइफ जो काम करती है, कि अगर आप वही जो है सर्विसेज का अगर मोनेटाइज्ड वे में जब आप उसका असेसमेंट करते हैं तो कितना हो जाता है वो, समझ में आ रहा है, तो उसको हमने इस कैलकुलेशन में रखा ही नहीं है। इट इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म। आप उसके लिए जो है, आप देखिए आपको सर्विसेज कहीं और आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो जैसे ही आपने पेमेंट किया तो वो पेमेंट आप असिस्टेंस में नहीं दे रहे हैं, आप एक सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, अवेल कर रहे हैं, और उसके बदले आप क्या कर रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं। समझ में आ रहा है ये, जैसे हम किसी कुक को रखे, तो कुक को रखे तो उसको सैलरी देंगे ना, तो सैलरी जब हम दे रहे हैं तो क्या किया, वेतन, और वो कहाँ ऐड होगा, आपकी वेतन। लेकिन आपको हमने कोई गिफ्ट दिया, ये गिफ्ट नहीं, इससे जीडीपी में नहीं कोई इससे इंक्रीमेंट हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। गिफ्ट को हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं, गिफ्ट को नहीं इंक्लूड करेंगे।
कब होगा, तो एक बार फिर से उसका डेफिनेशन, एक एक वर्ड जब आप लोग उसको तोड़ के पढ़िएगा ना तो समझ में, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटोरी ड्यूरिंग अ फिनेंशियल। अब गुड्स एंड सर्विसेज है, सर्विसेज मतलब सेवा। अब सेवा जैसे कि डेली हम आपको आ रहे हैं इंस्टीट्यूट पे ड्रॉप कर दिए और फिर आपको यहां से पिक करके आपको ले जाके आपके घर पे छोड़ दिए, हम आपको बाइक से डेली ये जो है एक क्या दिया हमने, एक सर्विसेज दिया। अब ये इसके लिए आप हमको कोई वेतन या कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इससे जीडीपी में ये ऐड हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन अब आप क्या कीजिएगा ऑन द कॉन्ट्ररी कि आपने एक ओला या उबर को हायर किया, वो डेली आपको पिक करके कोचिंग पे क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है और फिर यहां से ले जाके आपको घर। अब वो क्या कीजिएगा उस सर्विसेज के लिए, आप पैसा दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं, तो मोनेटाइज टर्म्स में तो जीडीपी में ऐड हो गया। आप समझ में आ गया। इसलिए मतलब कि फ्री सेवा, देयर इज नो फ्री लंच, पहला चीज यही होता है कि मतलब कि जो फ्री की जो सेवा है, फ्री लंच, तो फ्री लंच क्या हो गया, लिटरली वो लंच वर्ड नहीं होता है, मतलब कि उसमें क्या, तो वो ऐड वो नहीं है। क्लियर हो गया ना, इसीलिए उसको मोनेटाइज टर्म्स में, मोनेटाइज टर्म्स में उसको क्या करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में। कोई क्वेश्चन और अभी तक? हाँ 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 हाँ, तो गवर्नमेंट का तो खर्च, गवर्नमेंट सब्सिडी, क्योंकि हम लोग क्या है, एक वेलफेयर स्टेट है, इसलिए हम लोग आपको असिस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। किसमें? ये तो एक्सपेंडिचर जैसे कि स्टेट, तो अब क्योंकि हम प्रोड्यूस उसमें नहीं कर रहे हैं, एक सहायता हम लोग ये दे रहे हैं, लेकिन जब पेंशन के तौर पे होगा तो वो उसमें ऐड होगा। जैसे हम स्टाइपेंड के तौर पे असिस्ट किए, मतलब एक तरह से आपको सहायता की 5,000 रुपये, अब उसको हम कॉन्स्टेंटली नहीं कह रहे हैं आपको, उससे जीडीपी में नहीं इंक्लूड करेंगे। ये असिस्ट हम किया, हमने आपको, जैसे आपको मान लीजिए कि गवर्नमेंट तरफ से कोई मदद आपको करे, जैसे अभी मान लीजिए कि ये क्या कहते हैं कि कोई अगर बाढ़ की बीबीसी का आ रही, इसमें अगर कोई किसी तरह का ये सपोर्ट किया जाए तो ये इंक्लूड नहीं किया जाए। फंड तो यूज ही ना हो रहा है ना, ये तो बात हो रही है। हाँ, उसको जब आप लगाइएगा अदर रिसोर्सेज में देन यूर, हाँ बिल्कुल, वो तो होता ही है। तो अब इसको हम उस रूप में दिए, अब जैसे कि हम आपको कैसे कहते, 10,000 रुपये हमने सबको बांट दिए, तो 10,000 रुपया हमने सबको बांट दिया, तो सबका कंजम्पशन पैटर्न अलग अलग हो गया। तो 10,000 रुपया हमने अगर सबको बांट दिया और उस 10,000 रुपए से आपने क्या किया कि कोई निवेश किया, कोई बिजनेस किया, तो कोई निवेश किया और बिजनेस किया, वो बिजनेस अगर अर्न कर रहा है, दैट इज इंक्लूडेड इन योर जीडीपी, बट दिस 10,000 रुपीज, हाँ बिल्कुल होता है। अभी सर्विसेज हमने ये नहीं बताया आपको कि घर में 5 लोगों का खाना बनाना है, कभी बनाइएगा, नहीं मतलब हम ये नहीं करें कि आप नहीं बनाते होंगे, आप बनाते होंगे, लेकिन 5 लोग को बनाइएगा। तो और जो लगातार कई जनरेशन से बना के ला रहा है, उसको आपने क्या किया, इंक्लूड नहीं किया। लेकिन जैसे ही आप एक कुक रखिएगा उसमें, है नहीं, हाउस होल्ड, एग्जैक्टली, वेरी नाइस पॉइंट। हाँ, इसीलिए हमने हाउस होल्ड को ये बताया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये देखिए, यही हाउस होल्ड सेविंग्स है, हाउस होल्ड सेविंग, तो ये सेविंग्स कहाँ जा रहा है, ये बिजनेस फंड्स को जा रहा है। भाई आपको अगर मान लीजिए कि आप किसी कुक को रख रहे हैं तो 5,000 रुपये है, ये अगर ओला से आते हैं, हम इनको करें कि चलो डेली आपको ड्रॉप कर दिया था, इनका एक क्या हो गया, एक सेविंग तो हुआ ना, तो वो पैसा सेविंग से कहाँ जा रहा है वो, तो जो, लेकिन जो असिस्टेंस हम कर रहे हैं ना, जैसे आपको मदद कर दिए 5,000 रुपया, ये जीडीपी में नहीं आपको ये मदद करने वाला। हाँ, ये कौन नहीं आएगा ना, ये तो समझा रहे हैं ना। हाँ, अगर कब कब होता वो हम आपको बता रहे हैं, यही 5,000 रुपया आपको हम लोन के तौर पे देते, हाँ कर्ज के तौर पे। तो अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। जैसे कि 3 टर्म होता है, आप लोग को हम बताए भी थे, बजट भी पढ़ाए थे, तो उसमें ये समझिए, असिस्टेंस, लोन्स
असिस्टेंस, लोन और ग्रांट्स, है ना। असिस्टेंस मतलब कि हमने सहायता किया, इसमें हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मोनेटाइज में ही हमने आपको क्या किया, एक सहायता आपको किया। आप मान लीजिए आपको जो है कोई संकट आ गया या कोई आपको पैसे की जरूरत है, तो हमने क्या किया, असिस्ट किया, सहायता किया। इसमें किसी भी तरह का कोई और ट्रांजेक्शन तो हम नहीं उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, लोन अगर हमने ये दिया तो लोन में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट। और जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होता है, वो एक इनकम होता है। इंटरेस्ट एक क्या हो गया, इनकम हो गया। और इनकम जैसे ही होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आपके। और ग्रांट्स क्या हो गया, जो अनुदान दिया जाता है आपको, समझ में आ रहा है। तो अब इसमें ही आप देख लीजिए कि असिस्टेंस और लोन, तो लोन जब आप दीजिएगा तो आप क्या कर रहे हैं, एक कमर्शियल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं। और जब आप सहायता प्रदान कर रहे हैं तो उसमें क्या हो जाता है, बताइए। अब ये आपके ऊपर है कि ये आपकी जो है व्यवसायिक समझ है कि हमने उस सहायता को ही व्यापार में बदल दिया। नहीं समझ में आया। जैसे कि असिस्ट हम कर रहे हैं तो इसलिए ये जीडीपी, तो जो क्रिटिसिज्म पार्ट है जो जीडीपी का, वो क्या हो गया कि हाउस होल्ड जो सेविंग्स है उसमें एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट जो है, ये क्या होता है, ये जो, हाँ, जो सेवाएं हैं जो घर में, या फिर ऐसी सेवाएं जिसको आप मोनेटाइज वे में नहीं रखते हैं। जैसे आपने किसी एक लड़के को पढ़ाया, तो आप पढ़ा रहे हैं और आप उसमें कोई कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, कल होके वो क्या कर रहा है, समाज के भले के लिए अगर उसका कहीं मान लीजिए कि कहीं उसकी अच्छी जगह नौकरी लग गई या कोई एक बड़ा व्यापार कर लिया, तो कंट्रीब्यूशन किसको किया, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोड्यूस को। लेकिन इसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं जीडीपी में, नहीं करना, यही चीज। ठीक है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट, तो ग्रोथ क्या है, स्टेटिस्टिकली आप मेजर करते हैं, डेवलपमेंट को आप महसूस करते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं, चलिए स्टार्ट कीजिए, लिखिए। एक बार देख लीजिए फिर से आप लोग, जो नहीं समझ में आए कुछ और क्वेश्चन हो तो फर्स्ट स्लाइड से आपको बता देते। मॉनेटरी टर्म्स में ये होना चाहिए, पहली शर्त यही है कि जो भी आप कैलकुलेशन ये कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, मॉनेटरी टर्म्स में। काइंड में नहीं, दो चीज होता है, कैश और काइंड। तो जो कैश की बात हो रही है मतलब कि कंप्लीट मॉनेटरी टर्म्स में, तो जो फाइनल गुड्स और सर्विस, हाँ बोलिए। इनफॉर्मल सेक्टर्स का, देखिए इनफॉर्मल सेक्टर्स का भी है, उस वो भी ऐड होगा, वो भी ऐड होगा किस कॉन्टेक्स्ट में, अगर वो मॉनेटरी टर्म्स में है तो एक रेंज हम उसको ये, नॉर्मली ऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या है कि आपके पास डेटा अवेलेबल रहता है। हाँ, तो अब जैसे कि हम गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म पहले नहीं था। अब अगर आप 1 रुपए का भी आप ट्रांसफर करते हैं, जो नहीं करते कि लेस कैश, तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वो सारा ट्रांजेक्शन हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए वो कैलकुलेट होगा। नॉर्थ ईस्ट में क्लोज इकोनॉमी होता है मतलब, कहाँ का सामान, आसाम की चाय हम लोग पीते ही हैं। उड़ीसा हो गया, ऐसा तो नहीं है। आप अब वहां पे कोई सामान आप बिल्कुल, दूसरी बात की ये कंट्री के स्तर पर हम लोग पढ़ रहे हैं, वहां से आप कोई सामान खरीद के लाइए, बहुत सा सामान मिल जाए है। कहाँ का, हाँ नहीं वो तो है ही है, वो हल्का ट्रेड जो है, अभी रिलेशनशिप उसका रसिया के साथ भी है, चलिए। हाँ, हाँ, तो क्या पूछ क्या रहे थे, आपको क्वेश्चन क्या है? किससे कांटेक्ट नहीं है, अभी लक्षद्वीप में इतना बड़ा सब कुछ हो गया, अभी इंडिया मालदीव पढ़ाए भी थे आप लोग को, तो लक्षद्वीप में कि ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए
सबसे ज्यादा जो है आपका कोकोनट का प्रोडक्शन कहाँ होता है इंडिया में? लक्षद्वीप में, केरला नहीं है, लक्षद्वीप है। हाँ नहीं, केरला से भी ज्यादा लक्षद्वीप में, समझे? तो उसको क्लोज इकोनॉमी में थोड़ी ही हम लोग उसको रखते हैं। बहुत बहुत सा नॉर्थ ईस्ट का सामान आप इस्तेमाल करते हैं। कुछ भाई, अभी कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हुआ है, कहाँ कटा हुआ है वो हमारा अभिन्न अंग है। उसको जोड़ा जा रहा है ना इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। वैसे आप देखिएगा तो हमारे यहाँ बिहार में ही बहुत से ऐसे गांव जो है वो क्या, उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब सड़क, बिजली, पानी, ये सब जो है वो जा रहा है। ये दूसरी बात हो गई ना। हाँ, और आप क्या कह रहे थे? कुछ आप पूछ रहे थे अभी? अच्छा, कुछ पूछ रहे हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट कीजिए। जीडीपी कल तो ये करा दिए थे ना। हाँ चलिए लिखिए। हाँ, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, all the goods and services, goods and services are represented in represented in monetary terms, in monetary terms, in monetary terms, and all the products in monetary values, in monetary values are presented and income of entire nation are presented in different ways, are called national income aggregates, national income aggregates, national income aggregates. There are various indicators, to present national income. ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। नेशनल इनकम accounts are extremely useful for analyzing and evaluating the performance of an economy. इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करती है, ये सब जो है तय करना, ये इसका काम। हाँ, नोइंग द कंपोजिशन
and structure of the national income. Income distribution. Economic forecasting. Economic forecasting. And for choosing economic policies and evaluating them. GDP at market price. GDP लिख के नीचे MP लिख दीजिएगा ऐसे. GDP लिख के यहाँ नीचे MP. GDP MP. MP मतलब मार्केट प्राइस या उसी को करंट प्राइसेस भी कहते हैं. कंफ्यूज मत कीजिएगा लोग अगर कहीं करंट प्राइसेस लिखा हो तो. जैसे ऐसे लिखा है GDP MP. इसका मतलब हो गया GDP किस पे है? मार्केट प्राइसेस पे. या इसी को लिखते हैं GDP करंट प्राइसेस पे. ठीक है. कांस्टेंट प्राइसेस मतलब वो बेस ईयर वाला हो गया. दूसरी बात की उसमें क्या इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं है. जब भी नॉमिनल कहेंगे तो इन्फ्लेशन उसमें है. रियल कहेंगे तो इन्फ्लेशन को ऑफसेट करेंगे. ऑफसेट मतलब उसको हटा लिया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. देखिए जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस या जीडीपी एमपी मेजर्स is a measure of the market value of all economic goods and services gross of depreciation produced within the domestic territory of a country during a given time period gross of depreciation. अब देखिए इसके डेफिनेशन में अगर आप देख रहे होंगे एक टर्म आ रहा है ऑल द फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स. ठीक है. अब गुड्स जो है ये तीन तरह का है. एक तो फाइनल गुड्स हो गया. इसके पहले जो सिचुएशन उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स. ठीक है. और जो है एक होता है उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स का मतलब हो गया आपका प्लांट एंड मशीनरी. है ना. कैपिटल गुड्स का क्या मतलब हो गया? प्लांट्स एंड मशीनरी. जैसे कि जो इंजीनियरिंग गुड्स होते हैं बड़े बड़े वो जो आप देखोगे मशीन लगा दिया या फिर इस तरह से, ये क्या इसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स. है ना. तो जो कैपिटल गुड्स हो गया. इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स क्या हो गया बताइए. और इसके पहले और क्या हो जाएगा? जैसे रॉ मटेरियल इसको बोलते हैं. जैसे वीट. है ना. वीट के बाद से आपका क्या हो जाएगा बताइए. और फाइनली ब्रेड. क्लियर हुआ कि नहीं. अब इसमें वीट क्या हो गया. हाँ. और फ्लोर पे और ये ब्रेड. तो फाइनल अगर रोटी तक पहुंचना है तो ये तीन स्टेज क्या.
तो ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है ये आपको ये करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे लिखिए। कैपिटल गुड्स ब्रैकेट में लिखिएगा बिजनेस प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेजेस। बिजनेस प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेजेस एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। The net change in inventories। इन्वेंट्री का मतलब हो गया स्टॉक, जैसे आपने रखा, जैसे कि तीन चीज आप समझिए, ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये आप ऐसे समझिए कि एक बुक शॉप है। तो अब ये ईयर जो है फिनेंशियल ईयर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास जो है टोटल 1000 जो है वो बुक है ना, नंबर उनका 1000 है। तो ये क्या हो गया, ये एक स्टॉक हो गया। स्टॉक मतलब कि एक इकट्ठा आपने जो है ये सामान को गुड्स को रखा है। और फिर जैसे ही ये फिनेंशियल ईयर खत्म हो गया, तो आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो उसमें समझिए कि ये 100 है। इसका मतलब ये हुआ कि रेस्ट जो बचा आपका 900 आपने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया मार्केट में या फिर। तो ये जो 100 बचा ये अब तक क्या हो गया, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब जो इन्वेंट्री कहते हैं कि आपका जो स्टॉक जिसको कहते हैं, मतलब आपने कितना बचा के रखा। मतलब इन्वेंट्री का मतलब ये हो गया कि कुछ गुड्स जैसे कि आपको ऑर्डर आ गया अचानक से और 500 बुक का, तो 500 बुक तो आपने इन्वेंट्री को मतलब कि उसको जो वेयर हाउस में जो हम लोग नहीं रखते वेयर हाउस में, वेयर हाउस समझ रहे हैं आप लोग, गोडाउन जैसे, तो वो कितना आपके पास है, दैट इज कॉल्ड योर इन्वेंट्री। उसको भी आपको ये क्या करता है, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो अपने आप में एक बहुत समझिए कि काफी एक स्पेशल जो है, मतलब एक फीचर लेके रखता है कि आपको जैसे ही डिमांड हुआ आपको ये क्या करना है, ये जैसे डिमांड और सप्लाई हम लोग पढ़ रहे हैं, जितना डिमांड है आपको एडिक्वेट सप्लाई करना है। ये तो थ्योरेटिकल पोजीशन है, लेकिन उसको करेंगे कैसे, तो आपको इसके लिए देखना होगा कि इन्वेंट्री में आपका क्या है, फिर आपका होल्डिंग कॉस्ट कितना है। होल्डिंग कॉस्ट समझ रहे हैं, अभी कॉस्टिंग पे तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। होल्डिंग कॉस्ट जैसे कि अगर आप ऐसे समझिए कि सर्दियों का जब सीजन खत्म होता है फरवरी मार्च के समय, तो जो कंबल वगैरह जो होता है या जितने भी आपके जो वुलन जो होते हैं, उसका प्राइस आप देखिएगा कि एक सडन फॉल हो। क्यों सडन फॉल, मतलब कि अगर आप ये समझिए कि 2000 रुपए का भी कोई सामान है तो 1500 1000 रुपए में आसानी से मिल जाता है। ऐसा क्यों? नहीं, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक्स की थियरी ये है कि अब सर्दियां जो है धीरे धीरे खत्म हो रही है, गर्मी का मौसम आ रहा है, तो डिमांड तो बढ़ने का सवाल ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो है परचेजर जो खरीदने वाले लोग हैं वो बढ़ जाते हैं, और उसका प्राइस जो है, क्योंकि अगर हायर द प्राइस अगर और लोअर द डिमांड, अगर प्राइस जो है बहुत ज्यादा है तब डिमांड कम हो, उस केस में डिमांड बढ़ जाता है या उसका प्राइस को वो कम करता है। क्यों, आप देखेंगे ये फेनोमेनन को क्या समझ रहे हैं आप चीज ना, कि सीजन आपका खत्म हो रहा है तो उसका प्राइस जो है वो भी धीरे धीरे वो खत्म कर रहा है। ये तो भाई इन्वेंट्री में उसको स्टॉक करना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर हम सेल करेंगे। सोचिए थोड़ा सा। हाँ बोलिए। हाँ एग्जैक्टली, होल्डिंग कॉस्ट जो है आप एक साल तक उसको मान लीजिए कि उसको क्या वेयर हाउस में हमको रखना पड़ेगा ना संभाल के, इस बीच में और क्या हो जाएगा, होल्डिंग कॉस्ट, और उसको हमेशा संभाल के रखना पड़ेगा मेंटेनेंस में। टेक्सटाइल का चीज है, या कुछ भी उसमें मान लीजिए कि कहीं ऐसे गोडाउन में आप रखे कि, हाँ सही बोल रहे, चूहा काट दिया, हाँ सही बोल रहे हैं, आग लग गया या किसी भी तरह से, तो आपको क्या एक होल्डिंग कॉस्ट, और एक साल तक आपको क्या करना है, तो इन्वेंट्री को आप कैसे मैनेज किए, तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, ये बीच में जो हो गया ये आपका क्या हो जाएगा, ये समझ रहे हैं। फ्यूचर में कहीं पढ़िएगा लोग ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसमें ये बहुत मायने रखता है।
अब जैसे कि आप जापान में जाइएगा, वहां पे थोड़ा सा हम विषय से अलग हो रहा है लेकिन आपको, वहां पे जेआईटी एक टेक्नोलॉजी को बोलते हैं, जस्ट इन टाइम। ये एक जिट टेक्नोलॉजी इसको बोला भी जाता है, जस्ट इन टाइम। जैसे ही आपको कोई चीज की जरूरत हुई, क्योंकि वो क्या है, वहां पे हमेशा आए दिन जो अर्थक्वेक आते रहता है, तो और दूसरी बात कि आप अगर इतना लैंड भी वहां पे नहीं, तो बड़ा बड़ा जो है वेयर हाउस जो है वो बनाया जा सकता है। तो वो क्या करता है कि जस्ट इन टाइम वो क्या कर दिया कि वो मिनिमाइज कर दिया कि जैसे ही आपको कोई चीज की जरूरत होगी वो मैन्युफैक्चरिंग करके सीधे आपको दे देगा। जैसे आप ऐसे समझिए कि एक रेस्टोरेंट ही है, अब रेस्टोरेंट में जा रहे हैं आपको अब मान लीजिए कि पहले से वो कोई सामान बना के रखा हुआ है तो उसको प्रिजर्व करना है। आप गए, आपने एक ऑर्डर किया कि ये चीज हमको चाहिए, और वो क्या किया आपको, ये प्रोड्यूस कर दिया। इसको जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट है। तो वो क्या किया, वेयर हाउसिंग तो आपने क्या कर दिया, होल्डिंग कॉस्ट को मिनिमाइज कर दिया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इन्वेंट्री जो कॉस्ट है हमारा वो कम हो गया। तो हम सीधे कहाँ आ गए, हम आ गए फाइनल गुड्स पे। कहां से, हमारे पास रॉ मटेरियल रॉ गुड्स से सीधे वहां से आ जाए फाइनल गुड्स है। नहीं, इंडिया में भी हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, इंडिया में पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं। जैसे कि आप ये जो फूड ग्रेन्स है उसका भंडारण सबसे बड़ी समस्या है ना। तो अब उसको आप प्रिजर्व कैसे कीजिएगा, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात की जो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले इसके लिए क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया जाए, उसके बाद से 20 मिनट में, आप देखिए ना आज के डेट में 20 मिनट में जो डिलीवरी कर दिया जा रहा है। हाँ, तो ये वही है कि नहीं, तो अब भाई स्टार्ट कहीं से तो करेंगे ना। ये पहले नहीं था, 15-20 साल पहले। ये क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट है। फिर उसके है, हाँ हाँ, वो तो कभी करना है तुरंत के मैन्युफैक्चरिंग। अब उसमें इनोवेशन हो रहा है धीरे 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 धीरे। अभी तो हम लोग स्टार्ट ही किए हैं मेक इन इंडिया। ये धीरे धीरे होगा, उसके बाद से उसमें और इनोवेशन होगा ना। इट टेक्स टाइम। एक ही दिन में जापान नहीं बनेगा ना, अभी टाइम लगेगा। दूसरी बात कि हमारे पास जो चैलेंजेज है वो चैलेंजेज वहां पे नहीं है। चैलेंजेज क्या है कि हमारे पास एक जो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है उसको हमको क्या करना है, अभी प्रशिक्षित करना है, उसको स्किल्ड करना है, ट्रेन करना है। इसमें हमको कम से कम नेक्स्ट अभी 5 to 10 years टाइम लगेगा। इसको और कम करना है, इसको जितना मिनिमाइज किया जाए। तो ज्यादा से ज्यादा हम प्रशिक्षक बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमारा काम आसान होगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग या किसी भी तरह से सब। चलिए लिखिए, क्या लिखा आपने। नहीं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, द, हाँ, द नेट चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फाइनल गुड्स awaiting sale or materials, or of materials used in the production are counted in GDP। ठीक है, हाँ, आर काउंटेड इन जीडीपी। अब यहाँ पे जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये क्या कहलाएगा, थोड़ा सा सोचिए आप लोग। कल ही हम लोग एक टर्म पढ़ रहे थे कि सबसे जरूरी क्या है, इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, किस चीज का फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन। यही कैपिटल फॉर्मेशन है। ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए यहाँ, नेक्स्ट ईयर क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, बीच में आपका इन्वेंट्री है। तो अब जो कैपिटल फॉर्मेशन, और इसको साधारण शब्दों में आप कहिए यही इन्वेस्टमेंट है, कि पूंजी का जो विनिर्माण हो रहा है वो हो रहा है कि नहीं। अगर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब बिजनेस जो आपका सक्सेसफुल नहीं। ये 3-4 इंडिकेटर है। इस तरह से अगर आप लोग सामान्य अपना भी कोई व्यवसाय है तो उसको समझना चाहते हैं कि हम लोग प्रॉफिटेबल है अथवा नहीं है, उसका यही तरीका है।
कि लास्ट ईयर आप कहाँ थे, जैसे 1 अप्रैल को, और इस साल 31 मार्च को आप लोग कहाँ हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म। दूसरी बात कि आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए कि आप लास्ट ईयर आपका 1 लाख था और इस साल आप कहाँ चले गए 1,20,000, ठीक है। तो 20,000 ये जो आपका क्या दिखाई दे रहा है कि आपने इंक्रीमेंट तो बेशक 20,000 इंक्रीमेंट किया, लेकिन आपको ये क्या हो जाएगा, ये नॉमिनल गेन हो गया। रियल गेन में आप क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को भी लेगा, महंगाई भी तो बढ़ी है ना, तो वो 20,000 ना होके वो कितना हो जाएगा आपका, तकरीबन 15 से 16,000 जो है यही हो जाएगा। अगर 6% अगर हम महंगाई लगा दिए तो कितना हो जाएगा बताइए। तब तो मुश्किल से आपका 1 लाख या 7-8 हजार रुपया, तो साल भर में नेट जो आपने कमाया वो 7 से 8 हजार रुपये। और टर्नओवर के कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा तो क्या सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट ये जो बिजनेस है इस तरह से एक लंबी अवधि तक सस्टेन नहीं करने वाला है, वो क्या करेगा एक दिन जाके वो डिक्लाइन। इसी तरह इकोनॉमी को भी हम लोग देखते हैं कि आप बहुत कुछ अगर सब्सिडाइज वे में, बहुत कुछ अगर फ्रीबीज में अगर देने लगे, तो ये क्यों किया जाता है, सब्सिडी क्यों दिया जाता है, असिस्टेंस की वो एक सहायता हम दे रहे हैं, सहायता दे रहे हैं कि ये प्रोडक्टिव बने, समझ में आ रहा है। लेकिन ये सहायता क्या है कि ये सहायता एक समय के बाद ये मजबूरी हो जाएगी तो आपके लिए एकदम, तो हमारी इकोनॉमी ही वायबल नहीं रहेगी, समझ में आ रहा है ये चीज ना। हाँ, तो हम जो है धीरे धीरे क्या हो जाए, जैसे आप श्रीलंका अभी रिसेंटली देखिए क्या सिचुएशन था, नहीं क्राइसिस तो आ गया, लेकिन वो किस तरह का क्राइसिस को डेब्ट ट्रैप कहते हैं। तो डेब्ट ट्रैप क्या है, जैसे आपने क्या किया कि आपने एक लोन पे आपने एक बाइक को खरीद लिया, क्या है चार वक्त का फिलोसफी, और उधार मत कहो, ये चार वक्त तो नहीं कहते, हमें उधार लेके पियो ये तो बोले थे, लेकिन हाँ? ये भी बोले थे, और नहीं तो अधूरा पड़े चारवाक को ना आप लोग, तो चारवाक को क्यों दोषी दे रहे हैं, नहीं वो मेटेरियलिस्टिक जो है सोसाइटी उसके विषय में बोल रहे थे, वो ये नहीं बोले थे कि आप क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट कीजिए, समझ में आ रहा है। कर्ज बेशक आप कर्ज लीजिए, लेकिन उस कर्ज को चुकाने वाले की बात हो रही है ना, यहाँ पे हाँ यही है, अधूरा पड़े हुए तो इसको समझिए तो, हाँ तो कर्ज के लिए है तो, हाँ तो, हाँ अच्छा, तो समझिए पहले इस चीज को डेब्ट ट्रैप को समझिए। तो अब आपने क्या किया कि एक बाइक लिया और उसकी जो ईएमआई बनती है पर मंथ वो कितनी बन रही है, मान लीजिए कि 10,000। अब ये जो ईएमआई बन रही है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये 10,000 आप नहीं दे पा, इस 10,000 को देने के लिए आपने क्या किया, एक और लोन ले लिया, मतलब कि आपने एक लोन ले रखा है, इंटरेस्ट आप उसका दे रहे हैं, उस इंटरेस्ट को देने के लिए भी आपने एक और लोन ले, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप कहां चले जाएंगे, इस सिचुएशन को बोलते हैं डेब्ट ट्रैप, कि आप एक जाल में फंस गए हैं और इस जाल को कहते हैं कर्ज का जाल। तो ये एक व्यक्ति के लिए भी सही है, और ये इकोनॉमी जो है, यही जो है जो आपको चाइना से क्या हुआ था, लोन लिया गया था, या और भी इस तरह से। तो जो बड़े जो प्लेयर्स होते हैं अभी भी आप दुनिया में देखिएगा तो सबसे जो प्रॉफिटेबल जो बिजनेस है वो जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन चला रहा है तब से आज तक है मनी लेंडिंग का। मनी लेंडिंग किसको कहते हैं, सूद पे जो पैसा चला, तो ये एक व्यक्ति भी है और एक इंस्टीट्यूशन भी है। तो बैंक्स भी क्या करते हैं, आए दिन आपको फोन आता रहता है कि बस आधार कार्ड चाहिए और कुछ चाहिए नहीं, लोन ले लो। हाँ, जो भी क्रेडिट कार्ड जो है, भले ही वो उसके पास से आपके पास जो है कोई अमाउंट है या नहीं है, आपकी कोई मतलब वैसी कोई सैलरी है या नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट अर्न करना है, वो भी नहीं चाह रहा है कि आप लोन पूरा चुकाइए, वो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा आप जो है, तो क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप क्या हो जाएगा, डेट ट्रैप। यही बड़ी इकोनॉमी जो है वो करते हैं कि आप क्या हम डेवलपमेंट करवाएंगे, आप क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर परेशान हैं।
वर्ल्ड बैंक ने आके आपको क्या कर दिया, आपको दे दिया पैसा, बाहर के लोगों ने आपको पैसे से मदद किया। तो देर अभी बताया देर इज नो फ्री लंच, कहीं ना कहीं वो आपसे पेमेंट लेना ही है उसको इंटरेस्ट के तौर पे। नहीं तो अपनी पॉलिसी जो है, नहीं तो अपना प्रोडक्ट जो है वो ये कहेंगे कि हमारा जो गुड्स है वो क्या है, वो सुपीरियर है, इसको आप अपने यहाँ मार्केट बनाइए। जैसे कोई भी कंजम्पशन होगा तो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, इंडिया में। तो अगर इंडिया में लोगों की आय बढ़ जाएगी तो हम जो मार्केट है बाहर का कोई भी, जैसे कि यूएस है, तो यूएस का इंटरेस्ट क्या होगा कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इसको कहाँ बेचें, इंडिया में बेचें। तो इंडिया में बेचेंगे तो पैसा कहाँ जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इंपोर्ट आपका बढ़ेगा, तो इट इज नॉट गुड फॉर योर इकोनॉमी। तो जब आपके पास पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, कंजम्पशन इसको करना है, तो कंजम्पशन करना है तो जो प्रोड्यूस जो आपके पास गुड्स हो वो इसी टेरिटरी के हो। समझ में आ रहा है? तो ये कहाँ रहेगा, आपको यहीं पे। और आपका जो डोमेस्टिक डिमांड है वही उसको फुलफिल कौन कर रहा है, डोमेस्टिक गुड्स। या वो सारी चीजें जो आप स्वयं कर सकते हैं या जो आपके नो हाउ डोमेन में है, जिसको आप जानते हैं, उसको आप क्या करें, उसको आप इंपोर्ट नहीं। समझ में आ रहा है? जो टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम लोग को एक्सपोर्ट करने के लिए भी इंपोर्ट करना पड़ता है, हम लोग के यहाँ से एक्सपोर्ट जो है सब कुछ नहीं होता, तो एक्सपोर्ट तो होता ही नहीं था। इनफैक्ट आप कहिए एक्सपोर्ट, क्योंकि पहले से क्या, अब जब आप धीरे धीरे जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो आप क्या करेंगे कि आपके यहाँ का जो भी प्रोडक्ट्स है, अब आप क्या कहिएगा, इन प्रोडक्ट्स को हमको क्या करना है, यहाँ कंज्यूम करना है और नहीं तो एक्सपोर्ट करना है, सरप्लस होगा, तब आपकी जो इकोनॉमी वो बढ़ेगी। तो यूएस यही तो काम करता था ना कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो क्या है, वो सुपीरियर है। आप लोग इसमें भी पढ़े होंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी, इसमें जिसको बोलते हैं ना कि यूएस हेजीमनी, एक सॉफ्ट पावर है और एक हार्ड पावर है। तो हार्ड पावर के तौर पे तो वो ये प्रूव कर रहा है कि भाई हमारी सेना सबसे सशक्त है, हम लोग मजबूत है, हम लोगों से लड़ाई है। सॉफ्ट पावर के तौर पे कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो बेस्ट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। जो हमारे यहाँ शिक्षा तंत्र है, जो हमारे यहाँ फिनेंशियल जो सिचुएशन है, या हर दृष्टि में हम लोग बेहतर है। समझ में ना? तो आप गुड्स क्या कीजिएगा आप, और मार्केट क्या है, इंडिया एक मार्केट है, तो इंटरेस्ट क्या है कि हमको अपना गुड्स यहाँ पे बेचना। हमारा ये कहना है कि इसी गुड्स को, या गवर्नमेंट भी अभी क्या पॉलिसी वो बना रही है या उसी पे इंप्लीमेंट भी कर रही है, यहाँ सबसे ज्यादा कंजम्पशन है, तो क्यों नहीं हम यहीं पे ऐसा प्रोड्यूस करें कि ये डोमेस्टिक डिमांड जो हमारा ये भी फुलफिल करे, प्लस एट द सेम टाइम। तो हमारा जो है दो फायदा होगा इकोनॉमी में, और एक्सपोर्ट जो है जीडीपी में इंक्लूड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या लिख लो। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पैराग्राफ चेंज करिए। टू एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब, हाँ, टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइसेस in addition computing GDP in terms, computing GDP in terms of current market prices termed nominal GDP और nominal GDP और GDP at current prices। तो जीडीपी एट करेंट प्राइसेस का क्या मतलब हुआ, नॉमिनल जीडीपी में क्या इंक्लूड रहता है, हाँ क्या इंक्लूड रहेगा, इन्फ्लेशन। जब भी करंट प्राइस कहेंगे, जब भी मार्केट प्राइस कहेंगे, जब भी नॉमिनल वर्ड कहेंगे, इसका मतलब है कि उसमें इन्फ्लेशन। ठीक है, जब भी रियल वर्ड कहेंगे, कांस्टेंट प्राइसेस कहेंगे, इन्फ्लेशन उसमें से सब्ट्रैक्ट। इसीलिए जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी
डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड 100। तो इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर कि कैसे उसमें इन्फ्लेशन के ग्राउंड पे। चलिए नेक्स्ट आगे लिखिए। रियल जीडीपी एट constant prices which is the value of domestic product in terms of constant prices of a chosen base year. ठीक है, अब नीचे लिखिए उसमें जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी लिखिएगा और नीचे एमपी लिखिएगा, इज इक्वल टू जीडीपी एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इक्वेशन के तौर पे, हाँ, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या इक्वेशन बना? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट इनकम, हाँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से क्या करेंगे, जो आपके अपने नेशनल्स हैं उनका ऐड करेंगे और जो बाहर वाले जो यहाँ पे ऐड करना उसको सब्ट्रैक्ट, इसलिए नेट जो है इनकम फ्रॉम। क्लियर हो गया? तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस को क्या कहेंगे, जब भी एन वर्ड है वो क्या है, नेशनल। तो नेशनल मतलब कि जो आपके अपने जो लोग हैं इनका ऐड करना है और बाहर, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि अभी आईपीएल का सीजन था तो बाहर के प्लेयर जो यहाँ पे आए इनका क्या था, ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट था, वो यहाँ पे कार्य किए, पैसा कमाए और पैसा लेके चले गए। तो ये हमारी जो है नेशनल जीएनपी में ये नहीं ऐड होगा, लेकिन आपके यहाँ के अगर कोई प्लेयर है वो अगर बाहर जा रहा है कोई लीग खेलने और पैसा लेके आ रहा है तो दैट इज इंक्लूडेड इन योर, इसको कहते हैं जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे। एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, तो इसको क्या कहेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्लियर है? नहीं समझ में आया? जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कैसे हमने डिफाइन किया? नहीं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कैसे डिफाइन किया? जीडीपी को कैसे क्या कहते हैं बताइए ना? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन योर टेरिटरी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। अब एट मार्केट प्राइसेस इसमें से हमने क्या किया, डिप्रिसिएशन को हटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एनडीपी। एनडीपी को क्या कर रहे हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और किस पे, करेंट प्राइसेस पे या मार्केट प्राइस। क्लियर हो गया? और जीएनपी को कैसे डिफाइन किया हम लोग, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट आगे लिखिए।
एनडीपी है मार्केट प्राइस ही हो गया। अब लिखिए एनडीपी एट मार्केट प्राइस is also defined in terms of एनएनपी। एनएनपी क्या हो गया? नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। समझ में आया? कुछ एनएनपी क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। फैक्टर इनकम को क्या कहते हैं? जैसे कि वो फैक्टर के लेवल पर, फैक्ट्री के लेवल पर इसको, तो उसमें जितने फैक्टर्स है जो प्रोडक्शन के, तो जो आपका अपना नेशनल, जैसे वर्ड इसमें क्या है? नेशनल। तो आपके यहाँ के लोग अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में काम कर रहे हैं, या कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कॉरपोरेशन या कोई इंडिविजुअल, उस इनकम को हम क्या करेंगे? वो ऐड करेंगे। या बाहर का कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे वो कार्य कर रहा है, उसको क्या करेंगे? लोग सब। समझ में आ रहा है? तो नेट हो गया हमारा। जैसे मान लीजिए कि जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ कार्य कर रहे हैं इंडिया में, और यहाँ से अर्न कर रहे हैं 10 लाख रुपए। हमारे यहाँ के लोग जो है वो बाहर काम कर रहे हैं विदेशों में, और वो मान लीजिए कि कार्य कर रहे हैं तो 12 लाख रुपया। तो नेट कितना हो गया? 2 लाख रुपए। यही नेट क्या होता है? नहीं, डिप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास, डिक्लाइन करना। अभी बताए डिप्रिसिएशन का मतलब हो गया कि एक मान लीजिए कि बाइक आप खरीद के लाए, उसकी कीमत है 80,000 रुपए। एक महीने के बाद उसकी कीमत क्या हो जाएगी? 60,000, 40,000, है ना? तो ये जो 20,000 ये गया वो क्या है? इसको वेयर एंड टियर बोलते हैं। धीरे धीरे आप लोग का जो अगर परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन करेगा। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, धीरे धीरे भूल रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं कि डिप्रिसिएट कर रहा है ये एसेट्स, ये संपत्ति क्या हो रही है? डिप्रिसिएट कर रही है। और एप्रिसिएट का क्या मतलब हो गया? वो बढ़ रही है। समझ में आ रहा है? आपको तो नहीं लग रहा है समझ में आ रहा है? जाहिर सी बात है, कैपिटल गेन्स जो होता है वो जीडीपी में नहीं आएगा। कैपिटल गेन्स अब एक नया टर्म और आ गया, नहीं बताते हैं, अभी थोड़ा सा पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये तो फिर कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्लियर है ना? चलिए अब एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस, GNP at market price minus depreciation। ठीक है? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मार्केट प्राइस तो क्या हम बोल रहे हैं? फैक्टर फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट इनडायरेक्ट। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या मतलब होगा? कोई बताएगा?
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सोचिए थोड़ा सा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या कहते हैं? हम्म माइनस नहीं होगा, ऐड होगा, प्लस ही तो लिखो है। अच्छा इसमें लिखना है मैं। हाँ बताइए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? फैक्टर कॉस्ट लिखिए, फैक्टर कॉस्ट प्लस, हम सोचे क्यों इतना जोर लगाए हैं दिमाग पे आप लोग का, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये हो जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जब भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपके इसके विषय में चर्चा हो तो सब्सिडीज को हटा लेंगे, सब्सिडीज को उसमें से हटा लेंगे। सब्सिडी क्या होता है, कोई बताएगा? जो भी है, जो भी है, क्या क्या मतलब उसमें? हाँ? क्या कहें सर, मतलब इसी को नहीं आना कहते हैं। फिर जो भी नहीं, इसको नहीं आना कहते हैं। आता तो इतना बढ़िया समझाते हैं, मतलब उसको फिर वही बात, सब्सिडी किसको कहते हैं? देखिए इन बिटवीन द लाइंस नहीं होता, इधर यू नो यू डोंट नो, आप जानते हैं आप नहीं जानते, बस बीच की स्थिति कुछ नहीं होती है। नहीं तो बीच की स्थिति जितनी ज्यादा होगी कंफ्यूजन होगा, उससे कोई फायदा नहीं। तो यही कि हम नहीं जानते, ये भी एक क्लैरिटी ऑफ थॉट है। यहाँ वो स्थिति है कि हमको ये नहीं मालूम है कि मालूम है कि नहीं मालूम है। अभी हम बताएंगे क्लास के बाद वो सिचुएशन, पहले इसको कंप्लीट करेंगे। क्या होता है, कोई बताएगा सब्सिडी? हाँ, जैसे सब्सिडी किस पे मिलता है, कोई एक दो उदाहरण दे दिए तब भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि आप ये समझिए, फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी मिलता है, जो यूरिया पे है। हाँ हाँ, किस पे? हाँ, तो अब हाँ एलपीजी, तो उसमें क्या है, सब्सिडी को क्या किया गया, हटा लिया गया। तो जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज है उसमें क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट आगे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें हो जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, प्लस सब्सिडी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट is defined as the total factor income earned by the factors of production, the factors of production। अब अगला लाइन लिखिए, नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम और नेशनल इनकम। हाँ, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम, इसका इक्वेशन बनाइए, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेशनल
इनकम, इसको लिखिए, इज इक्वल टू फैक्टर इनकम अर्नड इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री। डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्लस NFIA। NFIA क्या है? वही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक इंडस्ट्री में क्या जोड़ दिए? NFIA। क्या हो गया इक्वेशन बताइए? फैक्टर इनकम अर्नड इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्लस NFIA। NFIA क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर हो गया? तो अब आपसे कोई पूछे कि नेशनल इनकम क्या होता है, तो कम शब्द में या आसान उसको भाषा में कैसे समझाइएगा? व्हाट इज NNP एट फैक्टर कॉस्ट? तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम इज फैक्टर इनकम अर्नड बाय इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्लस NFIA। NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय आय। और ये जितने थे ये क्या थे? इंडिकेटर थे। जैसे जीडीपी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी से एनडीपी पे आए तो क्या किया? डिप्रिसिएशन को हटाए। और जब वहां से जब हम नेट पे गए तो क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमने ऐड किया और सब्सिडी को सबट्रैक्ट किया। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। पर्सनल इनकम। Personal income is a measure of actual current income, receipt of persons, receipt from persons from all sources. Disposable personal income, all sources. अगला disposable personal income that is available for their consumption or savings ठीक है। तो डिस्पोजेबल इनकम का इक्वेशन लिखिए, नीचे लिखिए डिस्पोजेबल इनकम DI इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम टैक्स पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम टैक्स पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम टैक्सेस। ये क्या हो जाएगा आपका? डिस्पोजेबल इनकम। इसके अलावे जो नेशनल इनकम आपका होता है, इसको मेजर करने के लिए 3 अप्रोच जो है, एक को बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड। दूसरा हो गया आपका एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड। इसके बारे में डिटेल में हम लोग
नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल दैट धन्यवाद।